इस पर्टिकुलर सेशन में हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स को जानने वाले हैं कि आप लोगों का हुक्स में कितना रहता है, एक्स्ट्रा लेंथ एंकरेज में क्या रहता है, बेंड में कितना रहता है, फिर कवर्स कैसे होते हैं, नंबर ऑफ बार्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एट द लास्ट ना मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि आपको कौन से कोड खास तरीके से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ना इंटरव्यू में ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। और फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो देखो यार, ये भी सच है कि भारत के अंदर गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम है, 1% गवर्नमेंट जॉब है। और अगर हम एसएससी जेई की बात करें ना, तो एसएससी जेई में तो 1% भी नहीं है, मतलब 24 में 1000 सीट भी नहीं आई है। हमारे इंजीनियर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, नहीं है। बाकी के इंजीनियर कहाँ जाएंगे, वो प्राइवेट सेक्टर में ही आएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में आने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू जाए अच्छा, फ्यूचर ब्राइट हो। और ये सब कॉमन बातें आपको अगर पता हुई ना, तो आप देखेंगे कि आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम आप देते हो उसमें भी बहुत हेल्प मिल रही है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। तो आज ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो बार बेंडिंग शेड्यूल का मतलब क्या होता है। सरिया आपको पता है, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हो और बहुत ज्यादा सरिया यूज होता है। सरिये में ओवरलैपिंग भी होती है, सरिये में मोड़ भी आते हैं, मतलब मोड़ते भी हैं। सरिया स्टिरप्स के तौर पे भी यूज होता है, सरिया बेंटअप बार के तौर पे भी यूज होता है, सरिया फुटिंग में भी जाता है कॉलम से होता हुआ। मतलब बहुत जगह आप लोग अपना रिबार यूज करते हो। उस रिबार की डिटेलिंग, उस रिबार की टोटल लेंथ अगर आपको निकालनी पड़े तो वो सिर्फ और सिर्फ संभव होता है आपके बार बेंडिंग शेड्यूल की हेल्प से। तो बीबीएस का बेसिक एम क्या है, आपके सरिये की सारी जानकारी लेना, यानी रिबार की टोटल क्वांटिटी के बारे में आप पता करोगे यहां पर, तो उसको आप लोग कहते हो बीबीएस। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें। सरिये की अगर मैं बात करता हूं तो सबको पता है हमारी जनरल लेंथ जो रहती है स्टील की, वो 12 मीटर की रहती है। 12 मीटर क्यों? आसानी रहती है ट्रांसपोर्ट करने में। और अगर मुझको बहुत लंबी लेंथ चाहिए तो मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूं। कस्टमाइज इसको बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है और वो होता है ओवरलैपिंग के थ्रू। अब ओवरलैपिंग की बातों को भी इस पर्टिकुलर सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, बस ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, बात आती है यहां पर सरिये की कुछ मेजर बातें आप लोगों को जो पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमको अगर पूछा जाए कि आपके सरिये का वजन कितना है पर मीटर के हिसाब से, तो हमारे सरिये का वजन निकाला जाता है इस फॉर्मूले के हिसाब से, d²/162, और इसका यूनिट निकल कर आता है किलोग्राम पर मीटर। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास जो सरिया है वो आप 8 mm का यूज कर रहे हो, हाँ, तो उस सरिये का जो वजन होगा 1 मीटर का, वो कितना होगा? वो नियरली होगा आप लोगों का 8 का स्क्वायर। ये जो d होता है ये mm में रखा जाता है, 8 का स्क्वायर अपॉन 162, एंड यू विल बी गोइंग टू कैलकुलेट, जो आपके पास आंसर आएगा वो पर मीटर में उसका वजन होगा। अब अगर आपसे मैं कह देता हूं कि एक बार का टोटल कितना वजन है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब है 1 मीटर में इतना वजन है 8 mm के सरिये का। तो मुझे पता है एक सरिया यानी एक बार 12 मीटर का होता है। तो अगर 1 मीटर में इतना वजन है तो इस पूरी क्वांटिटी को क्या मैं 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल एक बार का वजन निकाल सकता हूं? तो इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए कि आपके सरिये में जो टोटल वेट आता है पर मीटर, वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है, और ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके सरिये कितने साइज के अवेलेबल होते हैं। तो जनरली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों के सरिये कितने कितने साइज के रहते हैं। 6 mm का सरिया रहता है, 10 mm का रहता है, 8 mm का रहता है, 12 mm का रहता है, 16 mm का रहता है, उसके बाद 20 mm का रहता है आपके पास। 20 mm के बाद आपका 25 mm का आता है, एंड देन 32 mm का आता है, देन 36 mm का अवेलेबल है, एंड मैक्सिमम 40 mm का स्टिरअप आपके सरिया आपके पास अवेलेबल रहता है। ये ध्यान रखना कि ये जो रिबार है ये स्टैंडर्ड डायमीटर में ही रहते हैं, आपको उसी डायमीटर में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पीछे से ऑर्डर करके खरीदना होता है। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास बात आती है कि सबसे पहले हम लोग हुक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हुक से भी पहले एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है आपका बेंड डिडक्शन। तो बेंड डिडक्शन क्या है और कैसे काम करता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ओके, बेंड डिडक्शन समझना। बेंड डिडक्शन क्या होता है, काफी ज्यादा जरूरी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये काफी कॉस्ट बचाता है। थोड़ा समझ के चलो। आपको एक चीज तो पता है कि अगर आप किसी भी मटेरियल को मोड़ते हो तो मोड़ने पर
उसके कॉर्नर जोन पे जहां से वो मोड़ रहा है वहां पे सफेद कलर का दाग आ जाता है। अगर आप किसी पेन के ढक्कन को मोड़ रहे हो या इसी मार्कर को अगर मैं मोड़ता हूं तो जहां से ये मोड़ रहा है वहां से वो चीज खींचती है, खींचने के कारण वहां पे सफेद दाग आता है, एक व्हाइट कलर का स्पॉट आपको नजर आता है। और ये देखने में साफ समझ आता है कि वहां उस पोर्शन से आपकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ रही है। जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ उस बेंडिंग पोर्शन से इंक्रीज होती है, पक्का होती है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ये सरिया है, अगर आप लोगों का ये सरिये की लेंथ L1 है सपोज, और आपने इसी सरिये को ऐसे बेंड किया है, तो अब की बार अगर आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हो तो इसकी पूरी लेंथ आती है L1, और L1 आप देखोगे कि आपका L से बड़ा है, बड़ा है। एग्जाम्पल के साथ लेकर चलो, मैं जस्ट एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझना। मान लो ये आप लोगों सॉरी ये L जो है L2 है, तो आप देखोगे L2 जो है वो L1 से बड़ा होगा, बेंडिंग लेंथ L1 से बड़ी होगी। मान लो ये लेंथ है 10 mm की, और आप देखोगे कि ये वाली लेंथ आपको मिलेगी 10.5 mm की, तो ये बेंड होने के कारण थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ गई है, ठीक है। अब आपको मैंने कहा, मान लो कि आप लोगों को साइट पर 10.5 mm की लेंथ की जरूरत थी, साइट पर 10.5 mm की लेंथ की जरूरत थी। अगर आप ये L1 को इनिशियली 10.5 mm ही ले लेते तो बेंड होने के बाद तो ये कहीं ना कहीं 11 mm शो कर देता, तो आपका तो 0.5 जो है वो ज्यादा हो गया ना सरिया। तो अब ज्यादा हो गया तो आपकी कॉस्ट लग गई, आपका मटेरियल ज्यादा हो गया, बाद में आपको काटना पड़ेगा, काटने का मतलब वो बेकार हो गया ना सारा, तो पैसा ज्यादा लग गया। तो बेंड डिडक्शन क्यों करी जाती है? बेसिकली आपका सरिया जो है अगर कम लगेगा तो आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। और स्ट्रक्चर में आपको बाद में एक्स्ट्रा लेबर का भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बेंडिंग की कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेंड डिडक्शन के कुछ प्रोविजंस हैं, वो आप लोग थोड़ा सा याद रखना कि अगर मैं बेंड करता हूं हर 45 डिग्री पे, फॉर एवरी 45 डिग्री देयर इज अ बेंड ऑफ 1d वेयर d इज द डायमीटर। ये क्या होता है? ये होता है आपके रिबार का डायमीटर हर 45 डिग्री पे। यानी अगर आप एक बार इस सरिये को 45 डिग्री मोड़ रहे हो तो आपके सरिये का डिडक्शन 1d होता है। अगर आप 90 डिग्री मोड़ रहे हो तो डिडक्शन 2d होता है। अगर आप लोग 135 डिग्री का मोड़ दे रहे हो, बेंड कर रहे हो, तो 3d होता है। और अगर 180 का बेंड दे रहे हो तो 4 इंटू डायामीटर के बराबर डिडक्शन होता है। मींस आप लोगों को अगर L लेंथ की जरूरत है, मान लो अगर L लेंथ की जरूरत है, तो आप लोगों को ना वहां पर कितना लेंथ ओरिजिनली लेना पड़ेगा अगर बेंड अवेलेबल है? L माइनस में 4d, अगर वहां 180 डिग्री का बेंड अवेलेबल है, ठीक है। अगर 130 डिग्री का बेंड है तो 3d माइनस करना, 90 डिग्री का बेंड है तो 2d माइनस करना, अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग ना उतना बेंड डिडक्ट करके ही लेंथ लेना, कैलकुलेट करना। तो ये बीबीएस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास बात आती है कि हुक्स के बाद बेंट कैसे देते हैं। देखो आप सभी को पता है कि जब हम बेंट की बात करते हैं, मान लीजिए बीम है, इस बीम का कॉलम से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ये आप लोगों का कॉलम है और बीम से होता हुआ सरिया आपके कॉलम में जाता है, बिल्कुल जाता है। तो कॉलम में जाने के बाद आपका सरिया बेंड होता है ना? हाँ यार, बेंड तो होता है। क्यों किया जाता है बेंड? ताकि यहां पे डेवलपमेंट लेंथ भी बनी रहे और एंकरेज भी बना रहे, तो बेंड दिया जाता है। अब ये बेंड कितना होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो बेंड आप लोग देके रखते हो, इस बेंड की जो जनरल लेंथ रहती है वो रहती है 10d टू 16d, वेयर d इज द डायमीटर, वेयर d इज द डायमीटर, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहां से वो गिनते कहां से हैं वो भी सुनना, बिल्कुल इधर कॉलम से लेकर और एंड तक की टोटल लेंथ कह रहा हूं मैं। ये जो डार्क पोर्शन मैंने किया है ना, इसकी लेंथ है 10 टू 16d, ठीक है। यहां मेरी बात को क्लियर करो, मान लो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो L है, ठीक है। तो टोटल सरिये की लेंथ कितनी देनी होगी? मान लो आपने यहां पर जो दिया है वो 13dd है और यहां पे भी आप सिमेट्रिकल पोर्शन को ध्यान में रख के 13d दे रहे हो, तो टोटल लेंथ जो आप यहां पर लेकर चलोगे L टोटल, वो आप लोगों का होगा, एक तो सेंट्रल लेंथ सरिये की L है प्लस 13d प्लस 13d। तो आर यू गेटिंग द कंसेप्ट दैट वी नीड टू गो फॉर द टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ ऐसे निकाली जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है मेरे पास
वो कंसेप्ट होता है हुक्स। तो हुक्स कैसे देते हैं उसको भी समझ कर चलो थोड़ा सा। अब अगर हुक्स की बात करता हूं, देखो तो हुक्स कैसे देते हो। आपको पता है जनरली जो सरिया होता है, अगर मैं इस सरिये को किसी कंक्रीट मेंबर में ऐसे देता हूं तो देयर कैन बी द चांसेस ऑफ स्लिपेज, है ना। यहां आपके सरिये का स्लिपेज हो सकता है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्लिपेज अगर हो गया तो कंक्रीट फेलियर हो जाएगा, सरिया बाहर निकल जाएगा, स्ट्रक्चर गिर जाएगा। तो मेजरली क्या होता है, हम इस सरिये को यहां से मोड़ देते हैं। तो इस मोड़ने को हम लोग कहते हैं हुक। इसको समझने की कोशिश करो। अब हुक के और भी फायदे हैं। आपको पता है यहां कॉलम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होता है, लंबे लंबे सरिये होते हैं। तो अगर आप इसको बांध के रख रहे हो, हुक ऐसे दे रहे हो, तो आपके लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट अपनी पोजीशन में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। दूसरा, अर्थक्वेक अगर आता है तो वो पोजीशन में रहने के कारण इंटेक्ट रहेंगे, तो वहां स्लिपेज नहीं होगा। स्लिपेज भी दूर हो गया, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट अपनी पोजीशन में भी बंध के रह गए, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। अब बात आती है कि ये जो हुक है इसको कितना दिया जाता है। तो ये जो हुक होता है ये जनरली दिया जाता है 9 टाइम्स ऑफ डी के बराबर। यहां पर भी दोनों तरफ हुक दिया है अगर मैंने, तो ये 9 टाइम्स ऑफ डी के बराबर दिया जाता है। और जो आपकी सेंट्रल लेंथ है वो तो हो गई मान लो एल। जो ये हुक वाला पोर्शन है इसकी पूरी लेंथ होती है 9d। तो टोटल सरिये की लेंथ कितनी हो गई अभी यहां पर, वो हो गई एल प्लस में 9d प्लस 9d। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी बनती है। अब इसके बाद मेरे पास आती है टर्म ओवरलैपिंग। देखो यार सबको पता है ओवरलैपिंग क्यों करते हैं। जब आप लोगों का 12 मीटर का सरिया है, तो 12 मीटर का सरिया बड़ी बड़ी बिल्डिंग में 12 का थोड़ी होगा, ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। तो सरिये को अगर कस्टमाइज लेंथ में बनाना हो, यानी बड़ी लेंथ में बनाना हो, तो आपको ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। ओवरलैपिंग का मतलब एक सरिया 12 मीटर का, तो मुझे दूसरा सरिया भी लगाना है। अगर मुझे मान लीजिए 20 मीटर का सरिया चाहिए, तो मैं 12 मीटर को किसी और से तो जोड़ूंगा ना। तो जोड़ने के लिए मैं क्या करता हूं, दूसरे सरिये को थोड़ा यहां से शुरू करता हूं। तो ये जो पोर्शन आप कर रहे हो इसको तुम नाम देते हो ओवरलैपिंग। ये होता है ओवरलैपिंग। लेकिन आप सोच कर देखो, अगर ये दो सरिये हैं और आपने ओवरलैपिंग ऐसे करी, बस इतनी सी ओवरलैपिंग करी, क्या ये काम कर पाएगी? इतना ज्यादा लोड लगता है, काम कर पाएगी? नहीं। तो आपको थोड़ी सी ज्यादा लेंथ देनी पड़ेगी। तो आपके दिमाग में ये तो आ रहा होगा ना कि भाई कितनी लेंथ मुझे देनी चाहिए ओवरलैपिंग के लिए ताकि ये अच्छे से टिक पाए, ये लोड को झेल पाए। तो कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो आपको याद करना है कि आपकी जो ओवरलैपिंग है कंप्रेशन केस के अंदर, कंप्रेशन अगर मेंबर है, कंप्रेशन केस मतलब जैसे कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, तो कॉलम के अंदर आप लोगों की ओवरलैपिंग का फॉर्मूला रहता है 40 इंटू डी, ये आपको याद करना है। और अगर टेंशन मेंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो टेंशन केस के अंदर आपकी ओवरलैपिंग रहती है 50 इंटू डी। बट प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो हम 50d लेकर चलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, हम 40 लेते ही नहीं है, प्रैक्टिकली 50 लेकर चलते हैं, थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा देते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली आती है जिसको कहते हैं जॉगल। ये जॉगल क्या है उसको समझो, बहुत जरूरी है। देखो यार कॉमन सी बात है, मान लीजिए दो सरिये और आपने इन दोनों सरियों को ऐसे ओवरलैप कर दिया, ठीक है। यहां इस पर्टिकुलर मेंबर पे एक लोड आ रहा है P। अब वो लोड यहां से होता 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 आगे जा रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे तो इस लोड को यहां पे ट्रांसफर करना है ना। तो ये आप सोच के देखो, ये ट्रांसफर मैकेनिज्म सही से नहीं हो पाया। यहां पे जो बाइंडिंग वायर्स होंगी उन बाइंडिंग वायर्स पे बहुत ज्यादा जोर पड़ जाएगा, क्योंकि अब जो लोड ट्रांसफर होगा दूसरे सरिये पे वो तो सिर्फ बाइंडिंग वायर्स की वजह से ही हो पाएगा, और बाइंडिंग वायर्स तो बेचारी पतली सी है, टूट जाएंगे। तो हम इसी इफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जॉगल करते हैं। तो जॉगल क्या होता है उसको समझो। अब आप सरिये को ऐसे नहीं दोगे, आप सरिये को समझ के चलो, ये ऐसे दिया आपने, आप जब दूसरा सरिया लेकर आ रहे हो तो दूसरे सरिये को ऐसे बेंड कर दोगे। आप समझ गए मेरी बात को? तो अब क्या होगा, यहां से लोड आया, वो लोड होता होता डायरेक्टली दूसरे सरिये में ट्रांसफर हो गया, तो बाइंडिंग वायर पे इतना जोर नहीं आया। इसी इफेक्ट को हम नाम देते हैं जॉगल इफेक्ट। इसी पर्टिकुलर इफेक्ट को हम कहते हैं जॉगल, ठीक है। ये जो बेंड आपने किया है ना, इसको ही नाम देते हैं जॉगल। तो जॉगल में कितनी लेंथ रखी जाती है, वो होती है 6 टाइम्स ऑफ डी। डी इज द डाया।
डी इज द डायमीटर ऑफ द बार। तो 6 टाइम्स ऑफ द डी जॉगल रखा जाता है। ओवरलैपिंग कितनी होती है? 50 डी। मैंने आपको बताया टेंशन में, कॉम्प्रेशन में 40 डी, जनरली 50 डी रख के चलते हैं। अब इसके बाद एक और आता है क्रैंक्ड बार, उसको भी समझो कैसे होता है। तो एक आता है आपके पास क्रैंक्ड बार। ये क्रैंक्ड बार क्या है? देखो जब मैं स्लैब की बात करता हूं या स्टेयर्स की बात करता हूं, तो आपने देखा होगा जनरली स्लैब के अंदर या स्टेयर के अंदर इस तरीके से सरिया दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली क्या है? बॉटम रीइंफोर्समेंट है, यानी ये नीचे की तरफ रीइंफोर्समेंट होती है और ये आपके सैगिंग मोमेंट को झेलने के लिए काम आती है। सैगिंग मोमेंट मतलब होता है जैसे लोड आ रहा है किसी स्लैब में, ये स्लैब ऐसे कॉलम पे टिका हुआ है, ये लोड आया, आई कैन डेफिनेटली से ये नीचे झुकेगा, यार नीचे झुकेगा, और इस झुकने को मैं कहता हूं सैगिंग। तो यहां पे जो मोमेंट आ रहा है वो सैगिंग मोमेंट आ रहा है, नीचे की तरफ झुकाव हो रहा है। अब जब ये नीचे झुकेगा तो ये यहां से उठेगा ना इस तरीके से, तो इस पोर्शन पे जो मोमेंट आता है वो होता है होगिंग। तो सैगिंग मोमेंट और होगिंग मोमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब इनको झेलने के लिए सरिये भी वैसे ही देने पड़ेंगे। तो आप समझ के चलो, मैंने ये सरिया ऐसा दिया, यहां तो ये सैगिंग को झेल लेगा, बॉटम रीइंफोर्समेंट। अब जब वहां पे हॉगिंग मोमेंट आएगा तो उसको झेलने के लिए भी तो सरिया चाहिए। तो उसी हॉगिंग मोमेंट को झेलने के लिए हम अपने सरिये को ऐसे देते हैं ऊपर की तरफ। अभी क्लियर हो रहा है कंसेप्ट आपको? तो ये जो है ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन को कहता हूं मैं बेंट अप बार, इसको ही कहता हूं मैं क्रैंक्ड बार या बेंट अप बार, एक ही बात है, ठीक है। तो अब ये कितना होता है उसको भी क्लियर कर लो। तो जनरली ये 45 डिग्री पे दिया जाता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 0.42 इंटू डी के बराबर होती है। ये आपको क्लियर करना है। यहां पर जो डी है ना, वो डी आपका डायमीटर नहीं है भाई, वो डी है आपकी इफेक्टिव डेप्थ। आई होप आपको पता होगा कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। अगर नहीं पता तो कमेंट में मेंशन जरूर करना, मैं आपको पक्का शॉर्ट की हेल्प से समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मैं मानता हूं कि पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, मैं तो सब कुछ पता नहीं आया हूं। तो 0.4 डी है ये। अब मान लीजिए आप लोगों का जो रीइंफोर्समेंट है वो कुछ ऐसे है, आपका रीइंफोर्समेंट अब ऐसे है, ये लेंथ है एल, ये लेंथ हो गई 0.42 डी, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ, ये भी हो गई 0.42 डी। तो टोटल कितनी हो गई भाई? अब आपकी टोटल हो गई आप लोगों की एल प्लस 0.42 डी प्लस 0.42 डी। तो क्रैंक्ड बार के केस में इस तरीके से लेंथ ऑफ द बार निकाली जाती है। समझ आ रही है आपको? अब इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालते हैं। वो भी बहुत आसान है, मतलब ऐसा कुछ रटने वाला नहीं है उसमें। देखो मान लीजिए ये 1 मीटर की लेंथ है और इस 1 मीटर की लेंथ में आप लोगों ने जो सरिये दिए हैं वो 100 mm की स्पेसिंग पे दे दिए। अभी स्पेसिंग के बारे में भी बताऊंगा। 100 mm की स्पेसिंग पे दे दिया सरिया, यानी पहला सरिया, फिर 100 mm बाद दूसरा सरिया, फिर 100 mm बाद तीसरा सरिया, फिर 100 mm बाद चौथा सरिया। तो आप कैसे करोगे? देखो मैं यहां पर कह सकता हूं कि अगर मैं 100 mm पे सरिया दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करना, या चलो 1 मीटर की भी नहीं है, 600 मीटर की लेंथ, 600 mm की लेंथ है मान के चलो, तो आप कितने सरिये दोगे? 100 mm पे एक सरिया, 200 पे दूसरा सरिया, तीसरा सरिया, चौथा सरिया, पांचवा सरिया और छठा सरिया। यही होगा, हर 100 mm पे एक सरिया देना है स्पेसिंग के हिसाब से। बट यहां थोड़ा समझ के चलो, टोटल नंबर ऑफ बार कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 बार्स हैं। तो 7 क्यों है? क्योंकि जो जीरो था ना, जो जीरो था बिल्कुल स्टार्टिंग, वहां पे भी एक बार दिया था, तो वो एक्स्ट्रा बार था जो कैलकुलेशन में नहीं आता। तो इसीलिए स्पेसिंग का क्या फॉर्मूला, मतलब उसका नंबर ऑफ बार्स का क्या फॉर्मूला बना? नंबर ऑफ बार्स का एक ही फॉर्मूला बनता है भाई, वो होता है टोटल लेंथ, जितनी भी आपकी लेंथ है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की अपॉन स्पेसिंग जितनी भी आ रही है उसमें एक प्लस कर दो। अभी कंसेप्ट समझ आ रहा है आपको कि किस तरीके से नंबर ऑफ बार्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ऑल्दो स्लैब के केस में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, आने वाले सेशंस में आपको स्लैब की भी बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, समझ के चलेंगे। अब इसके बाद मेरे पास बात आती है कि स्पेसिंग का क्या क्राइटेरिया है। स्पेसिंग क्राइटेरिया के बाद फुटिंग क्राइटेरिया को भी क्लियर करूंगा अभी। तो थोड़ा समझ के चलना कि स्पेसिंग का जनरली हमारे कोडल प्रोविजन के हिसाब से वैसे तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है वो अलग अलग होती है सबकी,
लेकिन मिनिमम स्पेसिंग की बात बता देता हूं, जनरली क्या रहती है, मिनिमम स्पेसिंग रहती है जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है, मैक्सिमम एग्रीगेट जो आपने यूज किया उसका सबसे बड़ा साइज जो एग्रीगेट का वो प्लस 5 mm। ये 5 mm क्यों एक्स्ट्रा दिया जाता है भाई, उतना भी तो दे सकते हैं। 5 mm इसलिए दिया जाता है एक्स्ट्रा दो सरियों के बीच में कम से कम, कि आप लोगों का जो 5 mm है, 5 mm एक्स्ट्रा दिया है वो ये इंश्योर करता है कि सारे एग्रीगेट्स आपके दो सरियों के बीच में आ जाए, कोई वाइड स्पेस ना रहे। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हो गया मिनिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया। अब आ जाओ फुटिंग पे। तो फुटिंग केस में कैसा रहता है उसको समझ के चलो आप। मैंने आपको कहा ये कॉलम है और ये इस तरीके से फुटिंग चल रही है, कॉलम से सरिया आया और कॉलम से सरिया आने के बाद फुटिंग में इस तरीके से थोड़ा बेंड होगा ना, ताकि आप लोगों का इंश्योरिटी रहे बॉन्डिंग। वो हुक का भी काम कर रहा है, वो डेवलपमेंट लेंथ का भी काम कर रहा है, तो ओवरलैपिंग का भी काम कर रहा है एक तरह का। तो ये लेंथ कितनी होती है? ये लेंथ होती है 16 टाइम्स ऑफ डी। तो ये होती है 16 टाइम्स ऑफ डी। डी क्या है? डाया। डी क्या है? डाया। ठीक है। और एक चीज और याद रखना, और 300 mm जो भी इनमें से बड़ा होता है उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं इस लेंथ के बराबर। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी में ये चीज भी पूछता है कि डेवलपमेंट लेंथ कितनी होती है। तो जो टोटल डेवलपमेंट लेंथ होती है आपके, इसके टोटल लेंथ, ये जो टोटल लेंथ है आपके कॉलम से खत्म होते ही फुटिंग में जो शुरू हो रही है, ये टोटल लेंथ ये होती है आप लोगों की 50 डी। डी इज द डाया। ठीक है। तो ये आप लोगों को सारा पता होना चाहिए। ये सारी बीबीएस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ये अगर क्लियर है ना तो बीबीएस करने में आसानी होती है। बाकी आने वाले सेशंस में बीबीएस को पूरा क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए। और हाँ, कोड तो सुन लो। देखो, 4 चीजें बहुत जरूरी हैं अगर आप बीबीएस को अच्छे से समझना चाहते हो और एक साइड पे अच्छा करियर बनाना चाहते हो। पहला तो IS 456, वो तो नो डाउट मतलब इतना जरूरी है कि उसके बिना सिविल अधूरा है पूरा। ठीक है। फिर उसके बाद ना एक स्पेसिफिकेशन बुक आती है आपकी SP 34, बहुत जरूरी है। उसके बिना डिटेलिंग नहीं हो पाती, वो डिटेलिंग पर पूरा डिपेंड करती है, तो वो आपको पूरी पता होनी चाहिए। फिर IS कोड आता है 2502 और IS कोड आता है 5525। ये 4 चीजें बीबीएस के करस्पॉन्डिंग आपको पता होनी चाहिए। मतलब आप धीरे धीरे करके इनको पढ़ना शुरू कर सकते हो अगर आप बीबीएस को अच्छे से करना चाहते हो। और बीबीएस आ गया ना, याद रखना कि दूसरी सरकारी नौकरी प्राइवेट सेक्टर में आपकी हो जाएगी, और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात है यार, साइट के राजा बन के रहोगे अगर नॉलेज है तो इसी तरह शानदार वीडियो जानते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। मेरा गेट क्लियर होना और NIT मिलना मेरे लिए बड़ी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं पिछले 2-3 सालों से निखिल सर से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ। तो निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था। तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल सर। थैंक्स लॉट टू निखिल सर एज और निखिल सर का लेक्चर तो था ही। निखिल सर की क्लास से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं निखिल सर की वीडियो स्टार्टिंग से देखता था। इस सारी मेहनत जो भी है वो विद द गाइडेंस ऑफ निखिल सर है।